हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 20 अगस्त का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के क्लास में 20 अगस्त का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है? ठीक है, देखिए पानी और शरबत का अनुपात है और दो तरह का मिश्रण है। पहला मिश्रण में क्या है अनुपात इसका? 4:1 है, 4:1। ठीक है, और दूसरा मिश्रण में क्या है ये अनुपात? 3:1 है। और इसको 1:2 अनुपात में दोनों मिश्रण को, यानी कि 1 यूनिट लिया गया है पहला मिश्रण से, 2 यूनिट लिया गया है दूसरे मिश्रण से, इन दोनों को मिश्रित करके एक नया मिश्रण बनाया गया है, उसमें अनुपात पूछ रहा है। तो ऐसा जब सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले बराबर कर लेंगे। ये 3:1 4 हो रहा है, यहाँ 4:1 5 हो रहा है। तो यहाँ जो हो रहा है 5, उसको यहाँ पर गुना करेंगे, और यहाँ जो 3:1 4 हो रहा है इससे यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, अब ये बराबर हो चुका है। ठीक है, देखिए 4:1 5 के बीच, इधर भी 4×5 = 20। अब जिस अनुपात में इसको मिलाया जा रहा है वो अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 1:2 में मिलाया जा रहा है, यानी पहला जो है वो 1 यूनिट है और दूसरा है वो 2 यूनिट है। तो 1 से गुना करेंगे पहला में, दूसरा में 2 से। अब इसको यहीं पर कटा देंगे, जो कटने वाला 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो इन दोनों को गुना करके 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार, इन दोनों को भी, फिर उसके बाद जोड़ सकते हैं, या नहीं तो यहीं देखिए 2 को 4 से गुना करना है, 2×4 = 8 हो रहा है, और इधर 5 को 3 से गुना करना है, तो 5×3 = 15 हो रहा है। 15 और 8 23 हो गया ये। ठीक है, और उसी तरह फिर 2 को 1 से गुना करना है, 2 होगा, फिर 5 को 1 से गुना करना है, 5 होगा। तो 5 और 2 इधर हो गया 7। तो 23:7 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए कर सकते हैं 10 दिन में, बी कर सकते हैं 15 दिन में। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपया कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना है? तो पहले टोटल काम मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम 30 होगा। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3, इसका कितना आ जाएगा? 2। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी काम शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है, तो बी के द्वारा जो 5 दिन में काम होगा वो कितना होगा? 5 दिन में कितना काम करेगा बी? बी का एफिशिएंसी है 2, तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10 यूनिट। ये बी काम कर चुका है। अब देखिए 30 यूनिट टोटल काम है, उसमें 10 यूनिट बी अकेले कर चुका है, तो 10 इसमें माइनस कर देते हैं, तो अब बचा हुआ काम कितना है? 20 यूनिट। अब 20 यूनिट काम को क्या कौन करेगा? बी तो कर ही रहा है, साथ में अब ए भी काम करना शुरू कर दिया है, तो ए और बी मिलके काम करेंगे। तो ए और बी एक साथ काम करेंगे तो 3×2 = 5 यूनिट काम एक साथ होगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा इसको अब लगेगा काम करने में। तो 4 घंटा में ए द्वारा कितना काम होगा? देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है? 3, तो 4 घंटा में ए का जो काम होगा 4×3 = 12 यूनिट। ठीक है, और बी का कितना होगा 4 घंटा में? बी का एफिशिएंसी है 2, तो 4×2 = 8 यूनिट बी करेगा। ये है बी का। बी पहले भी 10 यूनिट कर चुका है, अब यहाँ पर 8 यूनिट किया है, तो ये जो पहले किया है वो भी इसमें यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो ये हो रहा है 18 और ये हो रहा है 12। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आ गया जो इसके द्वारा किया गया काम है। क्योंकि पैसा जो कमाते हैं इसको कार्य क्षमता के अनुपात में ही बांटा जाता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी कि 2:3 आ गया इसका। तो 3×2 = 5 यूनिट हो रहा है, लेकिन रुपया उसको कितना मिला है? 60 रुपया मिला है। तो 5 का वैल्यू 60 है, कितना गुना है? 12 गुना है। तो इसका कितना आ जाएगा? 2 यूनिट काम ये किया है, तो 12×2 = 24 हो जाएगा इसका। इसका कितना हो जाएगा? 3 यूनिट है इसका, 12×3 = 36। तो 24 और 36 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? देखिए 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। एक साइन थीटा तो पहले से ही है, और साइन थीटा इसका वैल्यू भी साइन थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा यहाँ, एक यहाँ, तो दोनों गुना करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कॉस पहले से है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये, जो कि क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, दशमलव का ख्याल रखते हुए जोड़ेंगे इसको। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं। तो यहाँ पर तीसरा अंक अकेले है, ये 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा अंक जोड़ रहे हैं दशमलव के बाद, 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद कोई नहीं है। ठीक है, तो 9 6 कितना हो गया, 15, बचा इसका 1। अब दशमलव के बाद पहला अंक जोड़ रहे हैं, 1 है, 9 है, उसके बाद 6 है, तो कितना हो गया, 1 9 10, 10 6 16, 16 एक पहले भी बचा था, 16 1 17 हो गया, फिर बचा 1। अब दशमलव के पहले वाला अंक जोड़ेंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 है, 9 है, और उसके बाद ये पहला अंक दशमलव के 6 है, तो कितना हो गया, 1 9 10, 10 से 16 एक बचा था 17। ठीक है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव दशमलव के बाद 756 आ रहा है, यानी 756, तो ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। और दशमलव के पहले 7 आ रहा है, तो 7 ये इसी ऑप्शन में है यहाँ पर, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन सब संख्याओं का माध्य कितना है। ठीक है, देखिए हिंदी में यहाँ पर माध्य दिया है, लेकिन अंग्रेजी में यहाँ पर क्या दिया है, मीडियन, इसका मतलब होता है माध्य का। ठीक है, अगर माध्य पूछता तो यहाँ पर मीन देता, माध्य का अंग्रेजी क्या होता है, मीन, नहीं तो एवरेज। तो इन सब संख्या का हम लोग माध्यिका निकाल के आंसर लगाएंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, 2 बार है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 संख्या है, तो n हमारा क्या है, सम है। n जब सम रहता है तो क्या करते हैं, बीच वाला 2 वैल्यू का एवरेज निकाल के आंसर निकालते हैं। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा, जोड़ के हो रहा है 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना सिंपल सा बोर्ड मास है, -23 +23 दोनों कट जाएगा, फिर यहाँ माइनस है प्लस है, ये दोनों भी कट जाएगा, फिर आगे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, रघु एक खिलौने को 45 में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 45 रुपया में खरीदा है और 15% का लाभ पर बेचा है, तो 15% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 45 का पहले 10% हम लोग निकालते हैं, तो 10% कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया। ठीक है, इसको 2 भाग में तोड़िए, 10% और 5%। तो पहले 10% निकालेंगे, क्योंकि ये निकालना आसान है, सिर्फ एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये 4.5 हो गया। फिर 5% निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, यानी 4.5 का आधा कितना होगा, 2.25। टोटल कितना हो रहा है, 4 2 6.75। तो इतना में खरीदा, इतना प्रॉफिट हुआ, तो कितना में बिका होगा, 45 6 51.75। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, देखिए इस स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है, एक्स का मान क्या होगा। यहाँ धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, संख्या का अंतर 2 है। देखिए अगर ये स्टेटमेंट दिया रहे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं, पहला सम संख्या एक्स है, उसके बाद अगला सम संख्या कौन सा होगा, x+2 होगा। ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना है, 52 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, जोड़ के 52 करेंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल सकता है आराम से। तो ये स्टेटमेंट तो सफिशियंट है। आगे वाला स्टेटमेंट संख्या का अंतर 2 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पहला स्टेटमेंट ही काफ़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4 7 9 है। ठीक है, कविता है, रजिता है और हरिता है, का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7:9 है, और 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, यानी 8 वर्ष पहले 56 था। तो वर्तमान में आएंगे तो कितना इसमें जोड़ के आना पड़ेगा, 3 लोग हैं तो 8 वर्ष का बात है, तो 8 या 24 वर्ष। ठीक है, यानी तीनों का आयु टोटल 24 वर्ष अभी बढ़ गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। यानी अभी जो है इन तीनों का वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। तो यहाँ पर कितना रेशियो में दिया हुआ है, 4 7 11 और 9 20, 20 यूनिट का वैल्यू 80 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना गुना है, 4 गुना है, तो सबका 4 4 गुना करेंगे तो वही आंसर होगा, क्योंकि सबका पूछ रहा है अलग अलग। तो 4 का कितना होगा, इसका हो जाएगा 4 गुना 16, इसका कितना हो जाएगा 4 गुना 28, इसका हो जाएगा 36। ठीक है, तो 16 28 और 36 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। यदि एक अनुक्रम ये दिया हुआ है में पदों की संख्या विषम है, ठीक है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन निकालना है। देखिए एक जीपी है, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जीपी दिया हुआ, तो जीपी का हम लोग माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच वाला पहले उसको आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर जब वो सम रहता है तो बीच वाला दो पद का एवरेज निकालते हैं, जब विषम रहता है तो क्या करते हैं, बीच वाला पद ही हमारा आंसर होता है। तो इसका बीच वाला पद हम लोग को कुल मिला के निकालना है। तो बीच वाला पद कौन सा आएगा, देखिए ये जो ए है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक एक्स पर पावर जीरो, जीरो से शुरू हुआ एक्स का पावर जीरो हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर एक है, उसके बाद दो है, उसी तरह से बढ़ते गया एन तक है, ठीक है। एन मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, तो इस तरह से है। तो बीच वाला पद कौन सा होगा, देखिए ए एक्स तो आएगा ही, और बीच वाला जो पद होगा उसका पावर हम लोग निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो उसका बीच वाला पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला पावर है जीरो, ठीक है, प्लस लास्ट वाला पावर एन, इसको दो से डिवाइड करेंगे तो बीच में हम लोग आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स पर पावर जीरो एन एन ही होगा, एन बट्टा दो, यानी कि ए एक्स पर पावर एन बट्टा दो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, इसको कटाना है। देखिए नीचे 130 है, 13 का मल्टीपल है, तो 13 से इसको कटाते हैं, 13 दाई 130, 13 का 13, उसके बाद बच गया 13 चौके 52 हो जाएगा ये, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, यानी 7/5 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए कथनों से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। कथन हमारे पास दो ठो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला कथन में एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स प्लस जेड 4 है। तो इन दोनों समीकरण से क्या एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल सकता है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो वैल्यू निकालना कठिन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट में देखते हैं, यहाँ एक्स माइनस वाई 6 है। अगर दूसरा भी मिल जाए साथ में तो आराम से तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स माइनस वाई 6 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वाई का, ये जेड का निकल जाएगा, फिर जेड का निकलेगा, तो तीनों का निकल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है। तो दोनों जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। यहाँ पर क्या है, केवल एक पर्याप्त है, जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। देखिए केवल एक भी पर्याप्त नहीं है और केवल दो भी पर्याप्त नहीं है, दोनों को एक साथ लेंगे तो आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर लिया। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा। तो क्या करते हैं, ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों को काट दे वही आंसर होता है। तो सबसे बड़ी 12 है, 12 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, 90 नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बचा 6, ठीक है, 6 से तीनों संख्या कट रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 3 और 4 का मल्टीपल है, 3 और 4 गुना करेंगे तो 12 होगा। तो 4 से कटने का तो सब में है कि लास्ट दो अंक 4 से कटना चाहिए, यहाँ 12 सब में है, सब कट रहा है, तो हम लोग चेक कर लेंगे 3 का। तो 3 का चेक करेंगे तो 3 3 6 4 10 1 11 2 13 हो रहा है, ये नहीं कटेगा। 6 3 9 4 13 1 14 2 16 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8 4 12 1 13 2 15 हो रहा है, ठीक है। 15 3 से कट रहा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। साहिल ने 20% की हानि पर एक वस्तु को 280 में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। देखिए 20% हानि पर बेचा है तो 80% ही मिला होगा, 280 रुपया जो है ये 80% का वैल्यू है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% का निकालना है, ठीक है। जीरो जीरो काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 2 से इसको 50 बार में, 50 गुना 7 करेंगे, 350 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। यदि उसने इसे 57 ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कि 10% का ये मान लीजिए क्रय मूल्य है, पहले 10% के नुकसान पर बेच रहा था, अब जो है इसको 20% के क्या लाभ पर बेच रहा है। तो टोटल गैप कितना परसेंट का आ गया है, 30% का, ठीक है। लेकिन रुपया में कितना गैप आया है, 57। तो ये जो 57 है ये 30% का वैल्यू है। पूछ क्या रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% का लाभ चाहिए तो वस्तु कितना में बेचेगा, 100% तो कॉस्ट प्राइस है, 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल हो गया 130%। तो यहाँ 130% से गुना करेंगे तो ये कितना है, जीरो जीरो कटा 19 बार में ये जग काट जाएगा,
19 × 13 कितना होगा? 19×3 = 57, 5 19 × 19 5 24, ठीक है, 247 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। ये देखिए जिसकी किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो बात सबसे नज़दीक होगा, जिसकी के नज़दीक जो भी नाम है वो उसके लिए, गौतम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले साई का आयु यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये साई है जिसका आयु x माने है, और गौतम का आयु, ठीक है, गौतम गौतम क्या करें यहाँ पर, जिसकी यानी गौतम जो है साई की आयु से 2 गुना है, तो ये x है तो ये कितना होगा? 2x होगा। उसके बाद बचा सतीश, तो सतीश का आयु कितना होगा? सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, तो गौतम का 2x है तो इसका कितना होगा? 2x+2, तीनों का निकल गया है। यदि सतीश गौतम और साई की कुल आयु का योग 27 वर्ष है, यानी तीनों का अब जोड़ दीजिए, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? x, 2 1 3x, 2 5x, और ये 2 भी है, 5x+2, ये जो योग दिया हुआ 27 इसके बराबर करेंगे, यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5, इसको कटाएंगे तो 5 बार में ये कटेगा। तो पूछ क्या रहा है? गौतम की आयु कितनी है, तो गौतम का कितना है? 2x है, तो 2x का वैल्यू कितना होगा? एक x का वैल्यू 5 है तो 2 गुना है, 5 दूना 10 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का माप क्या होगा? देखिए एक वृत्त है और एक बिंदु P है जिससे 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर इस तरह से खींचा गया है, इसका नाम है PA, और एक इस तरह से यहाँ पर इसका नाम है PB, ठीक है। और वृत्त का जो केंद्र है उसका क्या नाम है? O। तो यहाँ पर रेडियस होगा, तो रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच कौन सा कौन बनता है? समकोण बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ये दोनों। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना दिया हुआ? पी ए और पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी कि ये जो है 110 डिग्री है। तो पूछ रहा है पी ओ ए यानी कि इसको मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो POA ये कोण जो बना है ये निकालना है, यानी कि थीटा मान लेते हैं, थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल से यहाँ पर 2 तरीका से इसको निकाल सकते हैं। देखिए तो 90 डिग्री है ही, यहाँ 110 डिग्री है, तो यहाँ बीच में जो इसको लिए हैं तो ये 2 भाग में बट गया है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा और ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो 90 यहाँ 55, तो तीनों कोण का मान 180 होता है, तो इधर 90 में से 55 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। या नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, ये कोण है 110, तो हमारा ये जो टोटल कोण है ये पूरा कोण कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 110, यानी कि ये होगा 70 डिग्री का, ठीक है। ये कोण और ये कोण का मान 180 होता है, तो ये 70 हुआ, तो बीच में लाइन चला गया यहाँ पर, तो आधा पूछ रहा है, तो 35 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है, 70 का आधा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ये तो नहीं कट रहा है, ये अभाज्य है, 4 2 6 1 7, ये भी लग रहा है अभाज्य है, और यहाँ पर 6 2 8 1 9, ठीक है। ये अंकों का योग 9 हो रहा है, तो ये 9 से तो पक्का कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये तो भाज्य संख्या है, ठीक है। और ये अभाज्य संख्या, तो पूछ क्या रहा है? भाज्य संख्या, तो ये आंसर होना चाहिए, ना कि ये, ठीक है। ये तीनों अभाज्य संख्या, ये दोनों और ये, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए मान लेते हैं कि एक आदमी का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट, तो 10 आदमी 8 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा 10 गुना 8, यानी कि 80। अब आगे देखिए 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो 4 दिन तो सभी साथ में काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम होगा? 10 आदमी एक साथ काम करेगा, तो 4 गुना 10, टोटल काम हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 80 काम है टोटल, उसमें से 40 काम 4 दिन में हो गया, तो बचा कितना? 40 यूनिट अभी बाकी है। अब 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो बचे कितने? 10 है टोटल, 2 छोड़ दिया तो बचा 8 श्रमिक। अब 8 श्रमिक 40 यूनिट काम को कितना देर में करेगा? तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 दिन, ठीक है। तो 5 दिन आएगा, क्या पूछ रहा है? उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि 4 आदमी छोड़ने के बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है? 5 दिन, तो इसका आंसर 5 दिन होना चाहिए,
ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।